तो क्या पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी सरकार संसद में कोई बिल पास नहीं करवा पाएगी? 12 साल से बीजेपी एनडीए देश की सत्ता पर काबिज है, बहुधा निष्कंटक ही बिल पास करवाती आई है, भले ही बाद में कानून वापस लेना पड़ा हो, जैसे कि 3 कृषि कानून के समय हुआ था। लेकिन संसद में सरकार को बिल पास करवाने में कभी कोई बड़ी दिक्कत आई नहीं। लेकिन क्या इस बार मामला उल्टा पड़ने वाला है? महिला आरक्षण लागू हो सके इसके लिए 3 बिल लाए गए, पर तीनों बिलों में जो सबसे अहम है वो है संविधान संशोधन बिल। उस पर मंडरा रहा है संकट, और इसलिए क्या ये भी मान लिया जाए कि महिला आरक्षण कानून एक बार फिर ठंडे बस्ते में जाने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब आज तलाशेंगे शो में। संविधान के सहारे संसद में किसने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जवाब देने के लिए आए तब क्या हुआ? सबके तर्क सुने जाएंगे आज। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और ये है लल्लन टॉप शो। Brought to you by Saluja Gold, Rajनीगंधा and Candid। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। बात शुरू करें उससे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जरा ये बयान सुन लीजिए। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा जाता है कि जब वो संसद में या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस से लबरेज रहते हैं। अपनी सरकार के काम तो गिनाते ही हैं, विपक्ष पर भी एक से बढ़कर एक कटाक्ष करते हैं। आज भी जब वो संविधान संशोधन बिल पर चर्चा में हिस्सा लेने आए तो वैसा ही कॉन्फिडेंस, वैसे ही कटाक्ष देखने सुनने को मिले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि जो आज विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बता रहा है कि इस बार बात पहले जैसी नहीं है। अंदेशा सरकार को भी है। उम्मीद थी कि महिला आरक्षण के नाम पर सभी पार्टियां साथ आ जाएंगी, पक्ष की भी विपक्ष की भी। लेकिन ऐन वक्त पर विपक्ष ने लहरिया कट मार लिया। विपक्ष का साफ कहना है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर तो विपक्ष सरकार के साथ है, लेकिन डीलिमिटेशन पर नहीं, परिसीमन पर नहीं। और इसलिए संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 अब अटकता हुआ नजर आ रहा है, और इसके पास हुए बिना महिला आरक्षण भी लागू नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि संविधान संशोधन बिल में दिक्कत क्या है? जब सारे बिल पास हो जाते हैं तो सरकार को इसको पास करवाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है, मुद्दा ये है कि संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए विशेष बहुमत ज़रूरी होता है। और यह विशेष बहुमत होता कैसा है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और वोटिंग में हिस्सा लेने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 समर्थन। सरल भाषा में थोड़ा ऐसे समझिए कि जो लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा है वो तो चाहिए ही चाहिए, इसके साथ ही जितने लोग बिल पर वोटिंग में शामिल हो रहे हैं उनका 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। यानी लोकसभा में सिर्फ 273 के मैजिक नंबर से काम नहीं चलने वाला। उससे सरकार बन सकती है लेकिन संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा। संविधान में संशोधन के लिए चाहिए 2/3 बहुमत। अब समस्या ये है कि अभी लोकसभा में 540 सांसद, राज्यसभा में 244, जो बची हुई सीटें हैं वो खाली हैं। अगर सभी सांसद मतदान के समय मौजूद रहते हैं तो इस बिल को पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की होगी ज़रूरत। और वो आंकड़ा कितना होता है? अगर लोकसभा में वोटिंग के दौरान सभी 540 सदस्य मौजूद हैं तो बिल पास कराने के लिए 360 सांसदों का समर्थन ज़रूरी है। यानी बिल का विरोध करने वाले 180 से ज़्यादा सांसद नहीं होने चाहिए। लेकिन समस्या अब यह है कि विपक्ष के पास कुल 234 सांसद हैं। सभी 4 बड़े विपक्षी दल यानी कांग्रेस, सपा, तृणमूल, डीएमके के पास ये मिलाकर 185 सांसद, जो इस बिल को रोकने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा आरजेडी, बीजेडी, एआईएमआईएम, लेफ्ट, इनके सांसद भी हैं। इनके सांसदों की संख्या ज़्यादा नहीं है, उंगलियों पर गिनी जा सकती है, लेकिन सरकार के लिए अभी बिल पास कराने के लिए एक वोट बड़ा ज़रूरी है। राज्यसभा में स्थिति थोड़ी अलग है, जहाँ लोकसभा से पास होने के बाद बिल आएगा। 244 सदस्यों वाले राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 163 वोट चाहिए होंगे। अगर सभी सदस्य मौजूद हों और मतदान कर रहे हों तो एनडीए के पास फिलहाल 141 सांसद हैं। ऐसे में अगर विपक्ष के कुछ एक सांसद सदन से एब्सेंट भी हो जाते हैं, उपस्थित नहीं रहते हैं, तो सरकार ऊपरी सदन में बिल पास करवा सकती है। लेकिन उससे पहले परीक्षा है लोकसभा की। कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की एक बैठक हुई। विपक्ष ने साफ कहा कि महिला आरक्षण पर समर्थन है, लेकिन जिस तरह से
डीलिमिटेशन करना चाह रही सरकार, उस पर सर्वसम्मति नहीं है। खड़गे ने यह भी कहा कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है। विपक्ष के सांसदों ने आज संसद में भी कमोवेश यही बात दोहराई, यही तर्क दी। महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के तहत ये सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, मगर इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। जिस तरह असम में इन्होंने मनचाहे सीटों को काटा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये पूरे देश में चल रहा है। अब तक जो दिखाई दे रहा है उससे ये साफ है कि विपक्ष सरकार के साथ तो नहीं है। बिल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जब वोटिंग हुई तब भी 251 सांसदों ने समर्थन किया, 185 ने विरोध, यानी स्पेशल मेजॉरिटी फंस रही है। यानी ये बिल सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। अभी हमने बात की थी कि बिल पास कराने के लिए सरकार को सदन में मौजूद सांसदों का 2/3 समर्थन चाहिए होगा और विपक्ष के जितने सांसद लोकसभा से अनुपस्थित रहेंगे उतना फायदा सरकार को होगा। शो की तैयारी के दौरान हमने वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव से बात की। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात रेखांकित की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, एक महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के नेताओं पर गौर करेंगे तो महिला नेताओं की संख्या पुरुष नेताओं से कम नहीं है और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के दौरान ममता की पार्टी की महिला नेताएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं, चाहे महो, उत्तरा हो, काकोली घोष हो या फिर सागर का घोष। लेकिन बात सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की नहीं है। पश्चिम बंगाल में ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल पर भी टीएमसी से महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, उनकी भागीदारी बढ़ाई गई है और इसका फायदा उनको चुनाव में भी होता है। डीलिमिटेशन की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से भी पश्चिम बंगाल की अच्छी खासी सीटें बढ़ेंगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि सभी राज्यों की 50% सीटें बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में क्या ममता बनर्जी की पार्टी इस बिल का विरोध करेगी या वोटिंग के दौरान एब्सटेन करेगी? थोड़ा तृणमूल कांग्रेस को देखना होगा कि इस समय पे वो तृणमूल कांग्रेस जो है 29 सीटों के करीब पे बैठी हुई है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तृणमूल कांग्रेस हैज 29 सीट्स। कि तृणमूल कहां पे इस पे जाती है, क्योंकि उसका महिला वोट जो है वो एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है और अगर वो खिलाफ जाती है और अगर ये बिल पास नहीं हो पाता है तो बीजेपी इस प्लैंक को लेकर के बंगाल में उतरेगी कि महिलाओं के जब आरक्षण या सीटें करने की बात आई तो तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी डिलिमिटेशन वाले मामले की बात नहीं करेगी और आम जनता में डिलिमिटेशन उतना बड़ा एक, मैं ये कहूं कि एक बड़ा नैरेटिव वाला इस किस्सा बंगाल में तमिलनाडु जितना नहीं है। अब चलते हैं जरा डीलिमिटेशन की पूरी डिबेट के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। डीलिमिटेशन होगा कैसे, क्या फॉर्मूला होगा, कितनी राज्य की सीटें बढ़ेंगी? क्योंकि अब तक ये स्पष्ट नहीं था कि राज्यों की सीटें जनसंख्या के मुताबिक बढ़ाई जाएंगी या हर राज्य में 50% की बढ़ोतरी वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। आज सुबह डिबेट की शुरुआत करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा सदस्यों की संख्या में 50% की समान वृद्धि होगी, जिससे सीटों की कुल संख्या 815 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3 है और इससे किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा और उनकी मौजूदगी सदस्य संख्या, जो मौजूदा सदस्य संख्या है, वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी सांसदों ने सरकार पर आरोप लगाया कि कुछ राज्यों के साथ भेदभाव होगा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बजाय चुनावी फायदा देख रही है। तर्क दिया कि जिस व्यवस्था की सरकार बात कर रही है उससे फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर होगा, क्योंकि इससे कुछ राज्यों को नुकसान होता है। दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्री लंबे समय से ये मुद्दा उठाते रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन लगातार विरोध करते रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी इसके विरोध में रहे हैं। इन सारे सवालों संशयों पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम लोकसभा में जवाब दिया। साफ कहा कि किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा, हर राज्य की 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी और इस फॉर्मूले से दक्षिण के राज्यों में से 23.76% रिप्रेजेंटेशन है, अभी डीलिमिटेशन के बाद बढ़कर हो जाएगा 23.97%, क्योंकि नॉर्थ वर्सेस साउथ का नैरेटिव लगातार चलाया जा रहा था। हमने कल इस पर लंदन टॉप शो में भी विस्तार से चर्चा की थी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज दक्षिण के हर राज्य की कितनी सीटें बढ़ेंगी, कितना रेशियो रहेगा, ये सब कुछ सदन में सामने रखा। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद
कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18%, 7.18%। और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं है। यानी इस डिबेट को आप छोड़ सकते हैं कि डिलिमिटेशन से दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा या नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा। लेकिन इस बीच एक नई चर्चा शुरू हो गई है। संसद में दलित समाज के रिप्रेजेंटेशन के लिए सीटें आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण का अधिनियम बन चुका है, लागू होने के लिए कवायद की जा रही है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि पहले कास्ट सेंसस हो यानी जातिगत जनगणना हो, उसके आधार पर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिले और साथ ही मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए भी आरक्षण लागू किया जाए ताकि उनकी भागीदारी भी स्पष्ट हो सके। कोई जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं करना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता, ये अनिवार्य है। ये सरकार 2011 की जनगणना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है। अब आप जानते ही हैं कि अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से पीडीए का नारा देते रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स और एंटी इनकम्बेंसी से हुए नुकसान को एक तरफ रखें तो अखिलेश यादव का नैरेटिव चुनाव में काम किया। सपा को 37 सीटें मिली थी लोकसभा में, बीजेपी से 4 सीट ज़्यादा। ऐसे में अखिलेश खुद को पिछड़ों का हितैषी वाली छवि बरकरार रखना चाह रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में उन्हें जवाब दिया। यहाँ मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहाँ आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। परिसीमन के मुद्दे पर ओबीसी का राग क्यों छेड़ा गया? क्या है कोटे के अंदर कोटे की पॉलिटिक्स के पीछे की कहानी? ये जानने के लिए रुख करते हैं जानकारों का। दूसरा मामला जो है वो कास्ट सेंसस का जोड़ा जा रहा है।
इस पूरे एलिमेंट से कि ये सरकार जो है इवेंचुअली सेंसस को डीरेल कर रही है। ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो कि यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स से जुड़ा है या बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स से जुड़ा है कि बीजेपी इस लिंक डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को और विमेन रिजर्वेशन को डीलिंग कर रही है सेंसस, आने वाले सेंसस से जो हो रहा है, जो 27 सुबह तक खत्म होगा, जिससे कि वो कास्ट सेंसस के डेटा से बच सके, क्योंकि कास्ट सेंसस का डेटा आना मतलब होगा एक रिजर्वेशन की अलग टेम्पलेटेड डिमांड शुरू होने का। अगर वो उसके बाद आता है, इसीलिए बीजेपी ये एक्सरसाइज पहले कर लेना चाह रही है, जिससे कि उस डेटा से बच करके काम कर सके। ये भी कांग्रेस और अखिलेश यादव और आरजेडी और इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव, उससे डेफिनेटली फिट बैठता है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अपना जो उनका एक ओबीसी बेस्ड जो शिफ्ट किया है उन्होंने, अपना बीजेपी ने अपना जो कोर वोट बैंक था उसको अपर कास्ट की पार्टी से बैकवर्ड्स, अति दलित, अति पिछड़ों का जो अपना बेस शेड किया है, उस वोट बैंक पे अटैक करने के लिए ये एक नैरेटिव बन सकता है। तो साहब, हर पार्टी की अपनी राजनीति है, हर पार्टी अपनी राजनीति के हिसाब से संसद में अपनी आवाज़ उठा रही है, लेकिन मूल सवाल जो है वो अब भी बना हुआ है कि क्या सरकार बिल पास करवा पाएगी। कल इस बिल पर 4 बजे वोटिंग हो रही है, क्या सरकार बिल पास करवा पाएगी? फिर वही सवाल। मुझे जो लगता है कि यूजुअली बीजेपी इस बिल जाती है, फाइन तक जाती है, तो आप इवेंटली इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जब ये जो क्लॉज है इसके अंदर क्लॉज 8 में जो सेक्शन 25 और 30 वगैरह है महाराष्ट्र को करके, ये जो वोटिंग पे आएंगे तो उस समय पे क्लॉज बाय क्लॉज में क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां ये कि वो इस पे क्लॉज के खिलाफ वोट देंगी, इसका बीजेपी इमीडिएट बंगाल में फायदा उठाना चाहेगा, इवन ट्राई करेगा तमिलनाडु में भी। लेकिन ये एक रिस्क है, ये एक विपक्ष के लिए रिस्क है कि कितना बीजेपी इसको बिल्डअप कर पाती है और कितना विपक्ष दबाव में आता है। अदरवाइज राइट नाउ द नंबर गेम इज अगेंस्ट द बीजेपी एंड द गवर्नमेंट एज फार एज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कंसर्न्ड। डिलिमिटेशन पर हमने विस्तार से बात की, कल इस पर वोटिंग होगी, कल संसद में जो कुछ भी घटेगा सारी अपडेट्स आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की ओर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। महाराष्ट्र का नासिक बीते एक हफ्ते से न्यूज़ साइकिल में बना हुआ है। नासिक में है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का एक दफ्तर। वहाँ के कर्मचारियों पर अपने कलीग्स के जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण के आरोप लगे हैं। इस केस में हर दिन नित नई जानकारियां सामने आ रही हैं। 1, 2 नहीं, 9 FIR हुई हैं, 7 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, पूरी यूनिट के काम पर ब्रेक लगा है। पुलिस, ATS, NIA जैसी जांच एजेंसियां लगातार जानकारी जुटाने में लगी हैं। आज तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का खुद संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया। एक जांच कमेटी बनाई। कमेटी में बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हरियाणा के पूर्व DGP हैं, सुप्रीम कोर्ट की एक वकील होंगी। कमेटी को 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट भी देनी होगी। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, कैसे आरोप हैं और अब तक क्या क्या इसमें पता चला है, ये जानना ज़रूरी है। तो नासिक में TCS का जो ये पूरा केस है, इस बारे में जानकारियाँ पब्लिक होनी शुरू हुई फरवरी में। नासिक में एक स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की शिकायत के बाद उसने पुलिस को बताया कि TCS के BPO में कुछ गड़बड़ चल रहा है। 20 साल की एक हिंदू लड़की रमज़ान के रोज़े रख रही है, उसे वर्क प्लेस पर इस्लामी मान्यताओं की तरफ मोड़ा जा रहा है। ये राजनीतिक कार्यकर्ता कौन है, पुलिस ने अभी ये नहीं बताया है, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर एक्शन ज़रूर लिया। पुलिस ने पहले लड़की के परिवार से कांटेक्ट किया। परिवार ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को जब इस्लामिक तरीके से जीवन जीते रोज़े रखते देखा तो उसके ऑफिस जाने पर रोक लगा दी। इंडियन एक्सप्रेस की इस बारे में एक रिपोर्ट है जो बताती है कि पुलिस ने तब खुद अंडरकवर एजेंट बनकर छानबीन करने की ठानी। कुछ पुलिसकर्मियों को BPO में हाउसकीपिंग स्टाफ बनाकर भेजा गया। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। 2 हफ्ते तक ये पुलिस वाले बिना किसी को भनक लगे अपने लेवल पर छानबीन करते रहे। उनकी जांच से काफ़ी सबूत मिले। 26 मार्च को पुलिस ने पहली FIR दर्ज की। पहली FIR ये उसी लड़की के केस में हुई जिससे इस केस का पहला सिरा खुला था। आरोप लगा कि 34 साल के उनके टीम लीड दानिश शेख हैं, उन पर यह आरोप लगा।
दानिश पर लड़की के साथ झूठ बोलकर रिलेशनशिप बनाने का आरोप लगा। खबरें बता रही हैं कि दानिश ने लड़की से शादी का झूठा वादा किया था, लेकिन ये नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। ये बात उस लड़की को दानिश की बीवी ने फ़ोन करके बताई, जिसके बाद पुलिस ने दानिश के खिलाफ रेप और धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज किया। इंडिया टुडे ने पीड़िता से बात की। उसने बताया कि दानिश से उसकी मुलाकात जनवरी 2022 में हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे। वो अक्सर उसके काम के बहाने मिलने आता था। उसने खुद को एक कंपनी में इंजीनियर बताया था। उसने लड़की को जॉब दिलाने का वादा भी किया था, लेकिन फिर जुलाई 2022 की एक रोज़ दानिश ने लड़की से सेक्सुअल फेवर्स मांगे। आरोप है कि दानिश ने ज़बरदस्ती भी की। लड़की ने मना कर दिया तो दानिश ने शादी के लिए प्रपोज किया। इस बारे में एक रिपोर्ट बताती है कि इससे लड़की कन्फ्यूज़न में हो गई। तुरंत जवाब न देकर सोच समझकर जवाब देने की बात कही, लेकिन इसके बाद दानिश का लड़की से लगातार मिलना जुलना जारी रहा। दानिश ने उसे TCS में इंटरव्यू देने के लिए कहा और वहाँ उसका सिलेक्शन भी हो गया। अब दोनों एक ही ऑफिस में काम करने लगे। ऑफिस में उसकी दोस्ती दानिश के दोस्त तौसीफ अख्तर और HR निदा खान से हुई। इन चारों का एक ग्रुप बन गया। साथ में समय बिताना, घूमना फिरना शुरू रहा। इस बीच धर्म कर्म को लेकर आपस में बातें होने लगी। आरोप है कि दानिश और तौसीफ हिंदू और इस्लाम धर्म के बीच का अंतर बताने लगे। हिंदू रीति रिवाज पर सवाल उठाते उठाते इस्लाम को अपनाने के लिए समझाने लगे। फिर धीरे धीरे ये समझाइश का प्रोसेस खत्म हो गया। आरोप है कि दोनों लड़की पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगे। फिर अगस्त 2024 की एक शाम दानिश ने लड़की के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। ये बात तौसीफ को पता चल गई। उसने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोप है कि तौसीफ ने लड़की पर संबंध बनाने का दबाव डाला। ऐसा नहीं करने पर उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। लड़की ने उसकी मांग ठुकरा दी, लेकिन वो काफ़ी मानसिक दबाव से इस बीच गुजरती रही। पुलिस ने दूसरी FIR तौसीफ के खिलाफ दर्ज की। दानिश के बाद तौसीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तौसीफ के फ़ोन से उसकी एक हिंदू कलीग की फ़ोटोज़ मिली हैं, जिसमें वो मुस्लिम महिलाओं के परिधान में दिख रही है। एक एक करके और महिलाएं सामने आ रही हैं, अपनी आप बीती सुना रही हैं। 26 मार्च को पहली FIR के बाद 3 अप्रैल तक कुल 9 FIR दर्ज हुई हैं। पहली FIR में रेप के चार्जेस हैं, 6 FIR में धर्मांतरण के। बाकियों ने जो बताया उससे लगता है 147 कर्मचारियों वाले BPO में भयंकर सड़ांध मची थी। महिलाओं ने बताया कि उनके प्राइवेट लाइफ पर लूज टॉक किए जाते थे, उन्हें गलत तरीके से टच किया जाता था, उनसे अश्लील बातें की जाती थी। ऑफिस के अंदर शिकायत करने पर मामले को दबाने के लिए कहा जाता था। दानिश, तौफीक के अलावा 5 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें BPO यूनिट की ऑपरेशनल हेड भी है। उसे 28 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उस पर जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप हैं। लेकिन इस बीच HR हेड जो है ऑफिस की, निदा खान, वो अब भी फरार है। वो ऑफिस की पॉश कमेटी की सदस्य भी है, लेकिन मामला सामने आने के बाद से निदा खान का फ़ोन स्विच ऑफ है। पुलिस निदा की खोजबीन में लगी है। हमारे मामले में टेरर फंडिंग की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कार्णिक बोले कि इसको लेकर ATS और NIA से जानकारियाँ मांगी गई हैं। पुलिस की जांच कहाँ पहुंची, HR निदा खान की मामले में और क्या भूमिका रही, इस केस में और कौन सी अहम बातें सामने आई हैं, यह हमने जाना साथी पत्रकार से जो इस मामले को लगातार कवर कर रहे हैं। आज नासिक पुलिस की SIT ने शफी शेख और रजा मेमन को फिर से अरेस्ट किया। आपको बता दें कि रजा मेमन और शफी शेख उन्हीं 6 टीम लीडर्स के ग्रुप के 2 आरोपी हैं जो पहले भी अरेस्ट हुए थे। उसके बाद पुलिस रिमांड में गए और फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी हुई, जेल भेज दिया गया। आज उन्हें दोबारा अरेस्ट किया गया है तीसरी FIR में, जहां पर फिर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है और धार्मिक भावना दुखाने का, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का जो मामला है उसमें अरेस्ट किया गया है। उसमें फिर 2 दिन की कस्टडियल रिमांड पर कोर्ट ने शफी शेख और रजा मेमन को भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस की जांच जारी है। 6 के 6 जो टीम लीडर्स हैं उनके मोबाइल खंगाले जा रहे हैं, उनके मोबाइल का फोरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है, डेटा रिकवर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से व्हाट्सएप चैट्स इन आरोपियों ने डिलीट किए हैं, ऐसा शक है। इसीलिए डेटा रिकवर किया जा रहा है फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से। इसके अलावा पूछताछ चल रही है और अन्य विक्टिम्स को भी कांटेक्ट करने की कोशिश चल रही है। 3 और विक्टिम्स सामने आए हैं। 9 FIR अभी हैं, पर 3 और विक्टिम्स सामने आए हैं। उन्हें पुलिस कह रही है केस रजिस्टर करने के लिए। अभी उन्होंने केस रजिस्टर नहीं किया है, पर उन्होंने जो उनकी आपबीती थी वो ज़रूर पुलिस को बताई है और इसीलिए पुलिस उन्हें कह रही है FIR दर्ज करने के लिए। निदा खान जो अभी भी वांटेड है, अभी फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो भी पीड़ितों को
धर्म परिवर्तन के लिए प्रवृत्त करती थी। वो अपने इस्लामिक धर्म में किस तरीके से नमाज पाठन करना है, किस तरीके से इस्लामिक धर्म का फॉलो करना है, किस तरीके से कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से नकाब पहनना है, किस तरीके के कपड़े पहने जाएं, ये सब वो पीड़ितों को कहती थी। और बहुत से बयान निदा खान के भी ऐसे थे जिससे पीड़ितों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा था। इतने बड़े आरोप लगने के बाद टीसीएस का भी पक्ष सामने आया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने चिंताएं जताई। बोले कि नासिक ब्रांच से जो भी आरोप सामने आए हैं बेहद चिंताजनक हैं, दुखद हैं। मामले को पूरी गंभीरता से हम ले रहे हैं, पुलिस को पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो ये रहा नासिक का अब तक का पूरा केस, अब तक की एक अपडेट। आरोप गंभीर हैं और एक प्रोफेशनल सेटअप के लिहाज से तो और भी ज़्यादा चिंताजनक। मामला न सिर्फ धार्मिक रूप से सेंसिटिव है बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी खौफनाक सवाल खड़े करता है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।